कल भी हमारा फिजिक्स क्लास था, राइट? और हमने कहाँ तक कवर किया था बताओ? हमने कवर किया था एक क्वेश्चंस के साथ, राइट? यही क्वेश्चन था जो हमारा लास्ट में आया था। बोलो, ये क्वेश्चंस हमने किए थे ना? यस सर। ठीक है। इसके आगे मैंने आपको फिर बोला था कि हमें एक सॉलिड सिलेंडर वाला केसेस हमें चले, अब स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था, आपके पास वायर पढ़ा था, एक शीट पढ़ी थी, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, इन्फिनाइटली लार्ज शीट, और दोनों के ऊपर था कि जैसा भी उसका चार्ज डेंसिटी होगा, अगर, क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन पहला वायर में जो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, वो हमारे पास वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका उसका हम कैसा, इसको अगर हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करने जाएंगे तो उसका होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है? और जबकि हमारे पास जब प्लेन की बात किया था तो उसमें कैसा हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो प्लेन एक 2D ऑब्जेक्ट होता है। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करने चाहेंगे तो उसके लिए होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास आता है वॉल्यूम में, यानी एक हमारे पास स्फीयर है, स्फेरिकल रीजन है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है, यूनिफॉर्म रहेगा सारे में। अभी तक जितने भी केसेस देखे हैं सब में यूनिफॉर्म रहा है, और यूनिफॉर्म होना जरूरी है। यहाँ पे आप अपने मन से कोई नॉन यूनिफॉर्म किसी को फंक्शन देते हुए नहीं काम करवा सकते। बताओ क्यों? ऐसा क्यों कि नॉन यूनिफॉर्म अगर दे दे तो भैया क्या हो जाएगा? अच्छी बात है, क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, हमें सिलेक्शन के लिए और अच्छा तरीका मिल जाएगा, लेकिन वो चाह के भी नहीं कर सकते। वो चाह के भी नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन बनाने वाला भी चाह के नहीं कर सकता आपके साथ कि नॉन यूनिफॉर्म दे दे। द रीजन इज कि गॉस लॉ पे हम जितने भी केसेस देख रहे हैं सारे सिमेट्रिक बेस्ड है। अगर उसमें, अगर मान लो कि अगर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दे दिया, अगर मान लो कि यहाँ पे कम है, सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक कलर कोडिंग देता हूँ, ठीक है? ऊपर वाला लाल रखता हूँ, इधर वाला ग्रीन रखता हूँ। कलर से मैं क्या दिखा रहा हूँ? चार्ज डेंसिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीन वाला है यानी कम है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, यानी इस पे अगर छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसके अंदर जो चार्ज होगा वो कम होगा कंपेरेटिव टू, अगर इसी सेम लेंथ का अगर इधर डायमेंशन अगर लेते हैं डीएल लेंथ, तो उसके अंदर जो चार्ज होगा डी क्यू, वो इस डी क्यू से ज्यादा होगा, राइट? और फिर नीचे एक दे देते हैं। आपके पास अगर ऐसा रहता है आपके पास सिस्टम, तो देखो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या होगा कि हमने बोला था कि कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे थे, कोई भी एक पॉइंट ले रहे थे तो कह रहे थे सिमेट्रिकल होता था। यहाँ पे अगर जो बंदा है वो कहेगा कि देखो सर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी को मतलब आप समझ लो रेड कलर से, ठीक है? तो मुझे या देखो सर रेड कलर इतना डिस्टेंस तो दूर दिख रहा है, साथ में इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें यहाँ पे खत्म हो रही है। अब यहाँ पे मैं इसको लाऊंगा तो कहेगा कि नहीं सर यहाँ पे तो रेड कलर मुझे एकदम ऐसे दिख रही है कि मुझे आंखें नीचे करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल सामने पड़ रहा है। और हम पॉइंट्स कैसे बना के लाए थे? सारे सिमेट्रिकल होने चाहिए। अगर मैं एक ही कलर का वायर बोल दूं ऐसा, तो मैं यहाँ पे इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो इस केस में कह सकता हूं कि अगर आर डिस्टेंस मैंने दूर रखा तो यहां रखूं या यहां रखूं, उसको मालूम चलेगा ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन अगर कलर कोडिंग दिया मैंने, किसके लिए दिया? चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो नीचे वाला कम है ऊपर वाला ज्यादा है, तो इस बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं लगेगा, राइट? तो सेम चीज हमारे पास जितने भी केसेस आएंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आएंगे। अब स्फेरिकल के केसेस में देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे जो कि हम नोट डाउन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑब्लिक hollow conducting sphere ऑब्लिक थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे एक चीज बात जानते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अगर आप सॉलिड के अंदर चार्ज देते हो, प्लस क्यू चार्ज दोगे, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, यानी उसके अंदर के जो वॉल्यूम है उसके अंदर चार्ज रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर फ्री एंड दे अल्टीमेटली रीच टू द सरफेस। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हम कहते हैं इसको,
समझने के लिए, कि उसको ऊपर एक पार्टी के जैसे ही चार्ज अंदर रखेगा ना, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा और उसको सरफेस पे जाना ही पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तब कोई मैटर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखने के लिए वो स्फीयर वॉल्यूम वाइज है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? सिर्फ सरफेस पे है। तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? वो इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, अगर मैं इसका वॉल्यूम खत्म कर दूं और इसको थिन ये शेल बना दूं और ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, तो भी बात बराबर ही होगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूशन अंदर रहे ही नहीं, सब सरफेस पे चले गए। या अगर आपके पास कंडक्टिंग है स्फीयर, या आपके पास नॉन कंडक्टिंग है, अगर मान लेते हैं कि ये इतना इसका थिकनेस कम होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो इसके सरफेस पे मैं कह लूं, या तो इस छोटे से इस थिकनेस के अंदर घुस के रह रहा हो। क्योंकि किसके में रह सकता है वो? अगर छोटा सा भी वॉल्यूम है तो उस वॉल्यूम में किस किस मटेरियल में रह सकता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में। ठीक है, उसके लिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही रखना पड़ेगा। आप देखोगे ना स्फीयर, तो लिखेगा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर से क्या मैटर होता है कि इसके वॉल्यूम में भी चार्ज रह सकता है। अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, तो फिर क्या होगा? आप जैसे ही चार्ज कहीं पे भी रखने की कोशिश करोगे, वो अल्टीमेटली क्या कर जाएगा? बाहर फ्लो कर जाएगा। और वो बिहेव कैसे करेगा कि एक शेल है किसके? चार्ज का। और हमें अंदर के अंदर से चीजें रहे या ना रहे हमें क्या मतलब करता है? हमें मास से थोड़ी मतलब है यहाँ पे। हमने मास से थोड़ी, हमें फील्ड किसके कारण जनरेट हो रही है? चार्ज के कारण। और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें वो देखना है। तो तीनों के लिए इक्वल बातें होती है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या थिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, तीनों के लिए सेम चीज लगेगा, सेम आइडेंटिकल काम होगा। क्योंकि तीनों के लिए क्या होगा? सरफेस का चार्जेस कहां पे होंगे? सरफेस पे। ये बात समझ में आया आपको? अगर मैं दूसरी बात बोलूं कि सिग्मा तो हम ले रहे हैं सारे में यूनिफॉर्म, ठीक है, और टोटल चार्जेस जो रिसाइड कर रहा है ऑन द सरफेस ओनली, दैट इज क्यू। ये आपके पास दिया हुआ है, तो इसकी बताओ सिग्मा क्या होगा? अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है तो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा क्या है बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्जेस ऑन द सरफेस। अगर आप स्फेरिकल सरफेस ले रहे हो तो क्या है? क्यू। और इसका स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा इसके लिए क्या होगा? Q/4 पाई r स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और चीज बात करते हैं, इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे हम ड्रॉ करें। हमें मालूम है कि गॉसियन सरफेस मतलब जो उसके लिए एक कंडीशन होता है वो होता है कि वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, मेरे को ये बात मालूम है सर। लेकिन आपने जब बोला था वर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, उसमें आपने सर एक बोला था कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास एक चांस है कि हम गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करें कि जिसके हर पॉइंट, जिसपे हर पॉइंट कैसे होने चाहिए? इक्विवेलेंट या Good evening, सिमेट्रिकल sir. पॉइंट। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो उसके हर सरफेस पे क्या होना चाहिए? जैसा ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो कि मैं जो ले रहा हूं सरफेस, ऐसा होना चाहिए कि उसके उस सरफेस यानी जो गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। जब सिमेट्रिकल हो जाएगा, कुछ पॉइंट अगर सिमेट्रिकल नहीं होते तो उसको हम सब डिवाइड कर देंगे, जैसे सिलेंडर के केसेस में। सिलेंडर के केसेस में हमने क्या किया था? अगर लॉन्ग वायर में हमने क्या कहा था कि कौन से सिमेट्रिकल पॉइंट है? ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, दीज आर द सिमेट्रिकल पॉइंट। तो सिमेट्रिकल पॉइंट पे क्या होता है कि हम जो, अगर ऑब्जर्वर यहां पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, वो यहां पे भी ऑब्जर्व करेगा और सेम चीज यहां पे भी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो उस कारण से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती थी उस पॉइंट्स पे। और यहाँ पे देखो ये सारे सिमेट्रिकल पॉइंट्स नहीं होते थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं है सर सिलेंडर का। ये, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये r डिस्टेंस दूर है यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आप आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन उठता है कि सर देखो सर ये तो एंगल थीटा बनाते हुए होगा, ये ऐसे, ये एंगल 2 थीटा बनाते हुए होगा, तो डिफरेंस तो दिखता होगा। मैंने ये इस चीज के लिए मैं आपको आंसर करता हूँ, इसके लिए आपको एक लाइन चाहिए होगा। लाइन चाहिए होगा यानी दूसरा एक पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सको। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, आपके पास सिमेट्री है, वहां पे कोई पॉइंट है ही नहीं, आपको दिया ही नहीं गया कि आप एंगल नाप सको। अगर मैं ऐसे बात बोलूं कि अगर आपको एक वायर पे खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक लंबा सा वायर है, और यूनिवर्स में समझ लो कि आपके पास उस पूरे स्पेस में कुछ भी जगह नहीं है, सिर्फ एक वायर रखी हुई है, और मैं इस पॉइंट पे आपको खड़ा कर देता हूँ और बोलता हूँ चलो, तो आप चलोगे, यहां तक आओगे, तो मैं बोलूंगा कि आप अप गए कि डाउन गए, तो आप क्या बोलोगे? आप अप गए या डाउन गए? आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास रेफरेंस है ही नहीं। एक पॉइंट होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कि हाँ ये अगर इसके तरफ मूव करता हूँ तो मैं कहूंगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट है। अगर आपके पास अर्थ खत्म हो जाए, हाँ, आप बेटा अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पेस में अगर आप खड़े हो जाओगे यहाँ पे और कहोगे, आपके लिए कोई ना नीचे है ना कोई ऊपर है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, हम चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। लेकिन अगर वैसे पॉइंट नहीं है, वैसे पॉइंट नहीं है, तो हम वहां पे चीजों को देखेंगे इवॉल्व होते हुए, सिमेट्रिकल चीजें निकल के आती है। साहिल बेटा, साहिल बेटा, आप अपने आप को म्यूट कर लो। थर 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 चलो, साहिल बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट मत करना, क्योंकि आपकी आवाज से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, हमें समझ में आ गई। अब हमें स्फीयर के केसेस में ढूंढना है कैसा पॉइंट होगा। मैं बोलूं कि स्फीयर के आर डिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे चले जाते हो, कोई स्मॉल आर, और यहाँ पे आपको खड़ा करता हूँ, और या तो सेम आर दूरी आपको यहाँ पे खड़ा करता हूँ, क्या आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि, मतलब अगर आपको मैंने यहाँ पे ले आए, चलो एक मैं आपको किसी को स्टूडेंट को लेता हूँ। श्वेता बेटा, आप आ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो? यस सर। हाँ, अब बताओ, अगर मैंने आपको ए और ये बी रहा, 2 पॉइंट रहा, मैंने आपको यहाँ पे प्रोड्यूस किया, आपने इसको, इस सिस्टम, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे अगर मैंने प्रोड्यूस किया, आपको क्या कोई डिफरेंस दिखेगा? सर अगर रेडियस सेम होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ना तो आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई दूसरा पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि आपको इसको कह दोगे कि इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, है ही नहीं, सारा यूनिफॉर्मली चीजें बटी हुई है। तो आपके पास कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है कि आप एंगल नाप सको, सिर्फ कितना डिस्टेंस है सेंटर से वो बता सकते हो। तो यानी यहाँ पे आपको मैं अगर बोल दूं कि आपको उसके बाद फिर गायब करके कहीं पे भी प्रेजेंट कर दूं, ए बी सी, यहाँ पे एक और डिस्टेंस आर दूर पे ले आता हूँ, इसके बाद कहता हूँ, ठीक है, ये भी सेम डिस्टेंस, ये इसका भी रेडियस आर है, और यहाँ पे पॉइंट सी है। अब मैं आपको ए बी सी में कहाँ पे मैंने आपको लाके ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूँ, आप बता भी नहीं पाओगे। अगर ये तो मैं ये देख पा रहा हूँ, अपने स्लाइड में देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं जो मुझे हेल्प कर रहे देखने में। लेकिन आपके उस समय जब आप वहां रहोगे तो आपके पास कोई रेफरेंसेस नहीं होगा, आप इस साइड से देख रहे हो कि किस साइड से देख रहे हो, कि यहां से देख रहे हो, कोई मालूम नहीं, जब तक ले वो आर सेम होगा। यानी एक बात समझ में आया कि अगर स्फीयर के केसेस में अगर हम बाकी सारे पॉइंट्स ले ले, जो कि बड़े से स्फीयर जिसका स्मॉल आर रेडियस होगा, वो कैसे पॉइंट होंगे? वो सारे सिमेट्रिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। यस सर। और जब सिमेट्रिकल पॉइंट होंगे, तो मैंने क्या बोला था कि सिमेट्रिकल पॉइंट अगर आपके पास होते हैं तो सारे पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट बनेगा। हाँ, अब ये बताना है कि एक एक को अगर मैं जान जाऊंगा तो बाकी इसके बारे में कमेंट कर दूंगा। तो एक के बारे में जानने की मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, आप अपने आपको म्यूट कर सकते हो बेटा, थैंक यू। तो यानी हमारे पास हो गया कि सारे पॉइंट पे सेम है। ठीक है सर, ये बड़ा सा हमने रेडियस लिया है,
और सेम चीज अंदर में भी होगा। अगर मैं रेडियस ऐसा लेता हूं कि ये देखो, ये वाला जो रेडियस है इस बार क्या हुआ, छोटा है, लेस देन किससे, कैपिटल आर। कैपिटल आर किसका रेडियस है, जिस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। स्मॉल आर कौन सा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो कि इनसाइड लाई कर रहा है। तो इससे रिलेटेड एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, इससे रिलेटेड एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि आप यहां से देख रहे हो कि यहां से देख रहे हो, आप कुछ नहीं बता पाओगे। आप रेफरेंस कैसे लेने की कोशिश करोगे, कितना दूर बाहर में जाऊंगा तो डिस्टेंस होगा, तो बोलेगा यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है सर, सॉरी ये वाला, यहाँ पे भी वही आ रहा है सर। और क्या कोशिश करोगे, कितनी दूर हूं, ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है। आपके पास सिर्फ एक सेंटर दे रखा है पॉइंट, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके अलावा है ही नहीं, तो आप किसी से रेफरेंस ले ही नहीं पाओगे। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ये छोटा सा कैविटी बना दूं, तब देखो देखो सिमेट्री बिगड़ जाएगी। तब आप बोलोगे कि सर नहीं, अब मैं बता सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे हूं कि यहाँ पे हूं, अब मैं बता सकता हूँ अगर छोटी सी कैविटी बन जाती है तो। यानी सिमेट्री को जो डिस्टर्ब करने वाला कोई दूसरा पॉइंट आ जाता है तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जब तक ये कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा, ए पॉइंट पे हूँ कि बी पे हूँ, बस इतना समझ में आ रहा हूँ कि आर डिस्टेंस दूर हूँ सेंटर से। तो यानी यहाँ पे जो जो अगर मैं क्लोज सरफेस स्फेरिकल शेप का लेता हूं, तो मुझे वहां पे हर पॉइंट, स्फीयर के हर पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, सिमेट्रिकल मिल रहे हैं। अब मुझे ये चीज मालूम करनी होगी कि वो कैसे होंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया, मैं आपको एनिमेशंस के थ्रू ही बता दूं। ठीक है, अब चलते हैं कैसे हम निकालते हैं। पहले हमें ये चीज मालूम चल गया कि हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो स्फीयर होगा, वो सिमेट्रिकल है, ये चीज मुझे मालूम चल गई। अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं इस पे स्फीयर के लिए। अभी पहला केस देखेंगे, आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ऑल द पॉइंट लाइंग इनसाइड दिस स्फीयर विल फॉलो दिस इनइक्वालिटी, राइट। तो देखते हैं, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल ऐसा हमें ढूंढना था, हमने निकाल लिया और हमारे पास आ गया स्फीयर। तो हम बोल देंगे बिकॉज ऑल द पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर इज, ये देखो यहाँ पे हमने स्फीयर बनाया, ठीक है, अब स्फीयर आ गया। अब इसका अर्थ ये हो गया कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, ये सिमेट्रिकल होने के कारण हर पॉइंट पे ई कांस्टेंट बना होगा। ठीक है सर, ई कांस्टेंट बना होगा। तो अब हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ कहता है कि इसके अंदर क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज बताओ कितना है, ईशा बेटा बताओ। बताओ, अनम्यूट कर लो, अगर मैं कुछ ऐसे आप बताने की कोशिश तो करो। द मोर इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे सीखो चीजों को। ईशा बेटा देयर नहीं है, क्रिश बेटा आप हो। आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को जब मैं बोल रहा हूं? तो थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखो अपने टीचर पे कि मैं आपको कुछ भी, आपके कॉन्फिडेंस को कुछ हिलाऊंगा नहीं या किल नहीं करूंगा। थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखो अपने बड़े भाई पे। अमन बेटा आप हो। दैट्स टू बैड बेटा, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। तानिया बेटा आप हो वहां पे। केशव बेटा। यस सर। हाँ ठीक है, आप बता दो मुझे। लेकिन जो आज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आलम जी सर से बात करने वाला हूँ इन चीजों में, क्योंकि जे नीट के बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हैं, जेई में बहुत बच्चे इनएक्टिव हो रहे हैं, जबकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा है कि आपको और अच्छे से पढ़ना है। आपको फिजिक्स लैंग्वेज की तरह नहीं आएगा, आपको वहां पे मैथमेटिकली निकालना होगा। ठीक है, तो केशव बेटा बताओ, यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है अंदर में, क्यू इनक्लोज्ड?
बता सकते बेटा? सर कैपिटल आर। कैपिटल आर कैसे होगा बेटा? क्यू सर इनक्लोज। स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर। नहीं नहीं नहीं, क्यू इनक्लोज मतलब चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर। मैंने क्या बोला? चार्ज तो पूरा इस सॉलिड, जो आपको नाम बताया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज तो तुरंत आपने क्या चला, सरफेस पे चला जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड मतलब आपको मैंने कल लिखवाया था, देखो एक सेकेंड। आपको मैंने लिखवाया था क्यू इनक्लोज जब भी आएगा तो आप एक फॉर्मूला समझ लेना। अगर वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा टाइम्स एल कर देना। अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा टाइम्स ए कर देना। अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो रोहो टाइम्स वी कर देना। याद है? तो अगर आपके पास वहां पे वायर के कारण हम इस बोलते थे इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर ना, हम क्यू इनक्लोज जो गॉसियन लॉ लगाते हैं। क्या हो रहा है ये चीज? एक सेकेंड। वन सेकेंड सिस्टम। यहाँ पे जब हम लगाते थे कि यहाँ पे कितना, इस जब गॉसियन सरफेस हमने कौन सा लिया था? सिलिंड्रिकल सरफेस था। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस जो हम गॉस लॉ लगाते हैं, वो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस तो सर। इसका अर्थ है कि क्यू इनक्लोज हमें निकालना पड़ेगा नहीं, सरफेस के अंदर, इस सरफेस ने अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कितना सा पोर्शन घेर रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे? लेमडा टाइम्स एल लिख देते थे, क्योंकि लेमडा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होता है। सिग्मा टाइम्स ए लिख देते थे, रोहो टाइम्स वी लिख देते थे। अगर ये वॉल्यूम, जैसे ये देखो स्फीयर का कितना वॉल्यूम है, तो आप बोलोगे 4 बाई 3 आर क्यू। इस वॉल्यूम यानी ये वाला देखो, इस वॉल्यूम में कितना है आपके पास सर्फ, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसके अंदर कितना चार्ज रखा पड़ा है वो मालूम चल जाएगा ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास रोहो नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, तुरंत सरफेस पे भाग जा रहा है, तो इसके अंदर कोई चार्ज तो रहेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? इसके अंदर चार्ज क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। नहीं समझ में आया? केशव बेटा आपको समझ में आया? यस सर। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्फीयर है बड़ा वाला, इस बड़े वाले स्फीयर में मैंने चार्ज डाला, पूरा सरफेस पे भाग गया। अब अंदर वाले छोटे से रेडियस से मैं लूंगा तो वो वॉल्यूम है जो जो स्फीयर है, जिस गॉसियन जो मैंने बनाया है गॉसियन सरफेस, वो क्या है? स्मॉल एक स्फीयर ही है वो भी। आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी स्फेरिकल है और आप गॉसियन सरफेस भी ले रहे हो, वो भी एक स्फीयर है। तो हम जो गॉस लॉ लगाते हैं तो कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, क्लोज सरफेस, जो कि हमारे पास इस केस में स्फीयर है, उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा सरफेस के थ्रू, याद रखना सरफेस के थ्रू, पूरे सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस हमारे पास होता है, वो क्या होता है? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज मतलब क्यू उसके अंदर कौन कौन से हैं, कितने चार्ज उसके अंदर, उस सरफेस, ये सरफेस जो डिवाइड कर रही है, ये सरफेस किसको डिवाइड कर रही है? एक सराउंडिंग और एक सिस्टम, इसका पार्ट को बना रही है। इस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस हैं उसको कैलकुलेट करो और उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि जैसे ही आप चार्ज यहाँ पे डालोगे वो क्या करेगा? तुरंत भाग जाएगा सरफेस की तरफ। तो इसके अंदर तो कोई चार्ज रहा ही नहीं, तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया? 0। ठीक है, क्यू इनक्लोज 0 हो गया तो आपके पास फिर क्या आएगा? देखो
एक सेकेंड। अब आपके पास क्यू इनक्लोज्ड हो गया 0। अब देखो यहां पे आपने बोला कि यहाँ का डीए एरिया कैसा होगा। हमें मालूम है स्फीयर का जो डीए एरिया होता है, जो डिफरेंशियल एरिया होगा, वो कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। स्फीयर का याद रखना, यहाँ पे अगर एरिया ले रहा हूँ, डिफरेंशियल एरिया, कोई भी पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ तो उसका डिफरेंशियल एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा और सब पे ई क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सब पे ई सेम होगा और ये आउटवर्ड होगा। तो ई को अगर आपके पास जो देखते हो, ई डॉट, अब आप लगाओगे सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन बोलोगे, क्या रहा सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आपके पास, अरे यार ये सिस्टम क्यों आज वर्क नहीं कर रहा। हाँ, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस आपके पास बोलोगे क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे सारे पे पॉइंट पे जो होंगे ई कांस्टेंट होंगे, और डीएस डीएस हर पॉइंट पे यहाँ पे भी कांस्टेंट होता है। स्फेरिकल का एक समझ लो कि स्फेरिकल सरफेसेस के जितने भी पॉइंट होंगे उसका डीएस का जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। सेम थिंग होगा फील्ड के साथ भी। ये चीज आप मान लो, फील्ड का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये चीज मैं आपको मानने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, ये नहीं मानने के लिए बोल रहा हूं कि ये यहाँ पे सबका सेम होगा। ये तो मैं आपको बोल रहा हूं सबका सेम होगा, ये चीज आपको मैं सिमेट्री के हेल्प से बता रहा हूं, लेकिन कैसा होगा, क्या इसका सारे का डायरेक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला भी तो हो सकता है। आप बोल रहे हो सेम होगा, वो अलग बात है, लेकिन सब पॉइंट पे ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूं कि ये आपको मानना है कि ये सबका रेडियली आउटवर्ड होगा, इसका भी एक पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, वो चीज अभी आपको समझने की कोशिश नहीं करनी है। एक सेकंड, ओके, अब सिस्टम सही से चलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे हर जगह जितना भी होगा आपका सारी जगह सेम हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने बोल दिया एक जगह यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन कैसा होगा ये चीज मैं आपको अभी मानने के लिए बोल रहा हूँ कि सारे जो फील्ड होंगे वो कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड वाले होंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं फील्ड निकालता हूं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो मैं ये जान रहा हूं कि ये और ये सब पॉइंट का सेम होगा, और ये अज्यूम करता हूं कि ये ई जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। जब रेडियली आउटवर्ड सरफेस भी है, रेडियली आउटवर्ड ई भी है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। सॉरी, दोनों के डॉट प्रोडक्ट जो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट cos 0 इज इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1, क्योंकि थीटा क्या है, 0। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखेंगे इस चीज को कि हर जगह पे हमने हर अलग अलग पॉइंट पे जो स्फेरिकल सरफेस है उसके क्या लिया, अलग अलग रीजन लिया। इस पॉइंट पे लेते हैं, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R। तो हर पॉइंट पे मैंने चेक किया है कि E रेडियली आउटवर्ड, एरिया रेडियली आउटवर्ड, तो इनके बीच में cos
0 cos 0 1, तो हो जाएगा E ds। देखो अब वेक्टर हटा के डॉट प्रोडक्ट लेके मैंने तब इसको फिर ऐसे लिख रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा Q इनक्लोज्ड। अब ds, क्योंकि E कांस्टेंट है तो E को बाहर निकाल लेते हैं। स्फेरिकल सरफेस के केसेस में आपके पास क्या होगा बताओ, ये ds का सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। और Q इनक्लोज आपने क्या निकाल रखा है, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास E का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। यानी अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लूं या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लूं या थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस लूं, तो उस केस में अगर R जो कि कैपिटल R से, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर वेयर द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उससे अगर छोटा लेता हूं तो अंदर में फील्ड क्या है, 0 है। और सेम चीज याद करो, मैंने आपको यही बात बोला था कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट के अंदर में जो कंडक्टर है, किसी भी टाइप का शेप का कंडक्टर हो, इसके किसी भी पॉइंट के पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। इसी को तो कहते हैं शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने लगाया तो E हमारे पास आया 0। अरे यार इतना मत भागो। अब E आया 0 किसके केस में, E आया 0 हमारे पास किस केस में, ये वाले केस में। हमने E इनसाइड लिया, जो इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट है, हर जो इस हमारे पास गॉसियन सरफेस कौन सा था, स्फेरिकल सरफेस था जिसका रेडियस स्मॉल r था, और उसके हर पॉइंट पे क्या हमने किया, E डॉट ds का इंटीग्रेशन किया सरफेस के ऊपर। और हम गॉस लॉ के बेसिस पे कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड आपके पास 0 है क्योंकि सारे चार्जेस सरफेस पे फ्लोट होने चले गए। और ये सॉलिड का, मेटल का, जब तक ले आपके पास कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे वो ऐसे ही होगा। किसी भी आर्बिट्री शेप का भी अगर आप लेते हो तो अगर आपने इसके अंदर चार्ज यहां डाला वो तुरंत फ्लोट करके ऊपर चला जाएगा और सरफेस पे जाके रहेगा। और जिस बेसिस पे अगर यहाँ पे भी आप लगाओगे तो अगर आपके पास निकालना है तो आप बोलोगे Q इनक्लोज हमेशा यहाँ पे 0 होगा। इसी कारण से किसी भी पॉइंट पे फील्ड नहीं रहेगा, फील्ड रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस आता है R इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यानी हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आउटसाइड दिस स्फीयर है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, और आउटसाइड दिस स्फीयर है। इसका अर्थ क्या है कि इस पर गॉसियन सरफेस कैसा लेना पड़ेगा, स्फीयर तो लेना पड़ेगा लेकिन उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r। तो देखो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस ने देखा था, इसके लिए जो सिमेट्रिकल सरफेस होता है, और वो कैसा आएगा, इस पर ऐसा दिखेगा। अब इस गॉसियन सरफेस पे अगर हम लगाते हैं गॉस लॉ, जो कि स्टेट करता है कि द इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, यानी इसके हर छोटे छोटे सरफेस पे E डॉट ds का जो आएगा वैल्यू, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो E आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट यहाँ पे जो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसके साथ अगर हम लेते हैं और इन छोटे छोटे वैल्यूज को जोड़ते जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और पूरे सरफेस पे करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ कहता है। ठीक है, अब यहां पे बताओ Q इनक्लोज्ड क्या होगा आपके पास, बताओ Q इनक्लोज्ड क्या होगा। इस स्फीयर पे टोटल चार्ज Q दे रखा है, बताओ Q इनक्लोज्ड कौन सा होगा, कितना होगा, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, बताओ, ट्राई तो करो, कोई भी तो बोलो। पिछले बार बोला था R, स्मॉल r, कुछ भी। Sigma R. देखो सिग्मा के साथ बेटा अगर आप लगाते हो ना, सिग्मा इंटू एरिया मैंने बोला था,
तो सिग्मा इंटू एरिया अगर आप लगाओगे तो सिग्मा टाइम्स एरिया क्या होगा, इस आपके पास जो लगाना है, ये वाला आर नहीं लोगे अपना, ये वाला आर नहीं लोगे, ये तो गॉसियन सरफेस का आर है। आपके पास जो लगाना है एरिया निकालना होगा, सिग्मा टाइम्स ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। एरिया किस पे लोगे, कौन सा एरिया लोगे, जिसपे सिग्मा है ना, जिसका सिग्मा है, यानी वो एरिया लेंगे जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चार्ज किस किस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये छोटे कैपिटल आर वाले स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा, राइट। और सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या है, किसके बराबर है, और आप ये Q देखो, के इक्वल। हाँ, और यही चीज देखो ना कि आपने वो स्फीयर लिया, वो बड़ा सा आपने गॉसियन जो गॉसियन स्फीयर लिया है, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है जो कि स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और इस पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, तो उसके अंदर पूरा चार्ज तो अंदर ही घुस गया ना, उस सरफेस के अंदर आ गया ना। तो अगर आपके पास ऐसे भी नहीं सोच रहे हो कि सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर मतलब करके लाए, तो अब देखो पूरा क्यू का क्यू इस सरफेस के अंदर है, ये जो बड़ा वाला स्फीयर देखो, ये पूरा एक, ये कैपिटल आर का हमारे पास कैसा है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसके ऊपर पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब मैं जो दूसरा स्फीयर ले रहा हूँ, कैसा स्फीयर ले रहा हूँ, उससे बड़ा वाला स्फीयर ले रहा हूँ, ये वाला स्मॉल आर का रेडियस का इस बड़ा वाला रेडियस वाला है, तो सारा चार्ज तो अंदर आ गया, तो क्यू इनक्लोज इस बात हो गया कैपिटल क्यू बाई आर, सॉरी कैपिटल क्यू बाई आर क्यू बोले। और यही फॉर्मूला देखो, क्यू इन साइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, दोनों बात बराबर ही है, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके ऊपर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर, तो यानी पूरे सरफेस पे आ रखा है, तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, एक प्रकार का स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास सॉलिड चीज दिया हुआ है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन गया, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, क्यू निकालना है, तो अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा वो पूरा सरफेस, तो हम लगाएंगे सिग्मा इंटू ए। तो ए किसका लेंगे, वो एरिया जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर मान लो कि एक ये लेते हैं, अगर मान लो कि आपके पास स्क्वायर लिया, पूरे स्क्वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और आप, मैं बोलता हूँ कि इसका जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो सिग्मा नॉट दे रखा है, और यहाँ पे दूसरा स्क्वायर है, इस दूसरा स्क्वायर है, इसको मान लो कैप, इसको इसका ये साइड लेंथ है एल और इसका है कैपिटल है, इसका कैपिटल है, इसका है कैपिटल है, ठीक है, ये वाले बड़े वाले का। तो अगर आपके पास बोलूंगा कि चार्ज निकालो, तो आप किसका एरिया लोगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इसी पे है, स्मॉल स्क्वायर पे, तो चार्ज कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि सर चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू ए किसका लेंगे, बड़े वाला ए, इससे मतलब रखेंगे कि सिर्फ इससे मतलब रखेंगे, छोटे वाले से। छोटे से, क्योंकि एरिया किसका एरिया ले रहे हैं, एरिया इसमें ले रहे हैं आपको जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एरिया लेंगे। आप इसके एरिया को ये वाले एरिया से मत समझ लेना, ये बड़े वाले स्फीयर के सरफेस एरिया से नहीं, सिग्मा इंटू ए तो उसी का करेंगे ना जो ए जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी तो देखो यहाँ पे देखोगे तो लगेगा कि हाँ सर सिग्मा इंटू एल स्क्वायर जो आएगा वो आपके पास इसके स्फीयर या इसके सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है वो बता देगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आ गया, आपको दोनों तरीके से आ जाएगा जो कि होगा क्यू, ठीक है। आपको कभी कभी कैसे क्वेश्चंस में दे देगा कि क्यू इज द चार्ज गिवन ऑन द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसे बोल देगा, आपको उस समय माइंड में आना चाहिए जब सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा पूरा सरफेस, किसका, जो कैपिटल आर, जो सॉलिड हमने सॉलिड स्फीयर लिया है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर चार्ज डाल रखे, तो उस कैपिटल आर के स्फीयर के सरफेस पे पूरा चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा,
अनइवन भी नहीं, यूनिफॉर्मली खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे भी नहीं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो तो हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है, और यहाँ पे जो लिया है हमने क्यू इनक्लोज, हमारे पास कैपिटल क्यू आया, तो दोनों ढंग से बोल सकता है, या तो इसका सिग्मा दे देगा या तो इसको ऊपर टोटल चार्ज क्यू दे देगा। अगर टोटल चार्ज क्यू दे रखा है तो आपके पास क्यू इनक्लोज क्यू लिख दोगे, लेकिन अगर सिग्मा दे रखा है तो एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 4 पाई, और कौन सा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो आगे हम करते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि छोटे छोटे, अब ये जो हम जो लेते हैं फ्लक्स निकालते हैं, वो किसका निकालते हैं, जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है, वो ds किसका होता है, वो तो गॉसियन सरफेस का होता है। इस बार जो आएगा वो कैपिटल आर आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगता है वो गॉसियन सरफेस के लिए लगता है। अभी हम छोटा सा स्फीयर लिए थे तो उसके छोटे 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 एरिया एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे हर पॉइंट पे। अब ये बड़ा वाला जो स्फीयर लिया है, क्योंकि हमारे पास ये कैपिटल आर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल आर जो है इस पर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी बाहर का साइड पॉइंट पड़ रहा है, तो यहाँ पे हर छोटे छोटे पॉइंट पे लेंगे और उसको छोटे छोटे पॉइंट पे यहाँ पे ई निकालेंगे, उसको ds के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर यहाँ पे जो एक वैल्यू आएगी वो d5 आएगी, फिर यहाँ पे करेंगे इसका वैल्यू, मान लो इसको 1 मानते हैं, d5 1, यहाँ पे d5 2, यहाँ पे d5 3, सारे जगह पे करते जाएंगे और सबको जोड़ देंगे, और इसी का अर्थ तो होता है इंटीग्रेशन। वो छोटे छोटे वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, फिर छोटे छोटे वैल्यूज को हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इस बार ये गोल सा क्यों लगाया, क्योंकि एक लाइन पे हम नहीं सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसी लाइन पे खाली मूव करके नहीं इंटीग्रेट कर रहे, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे सरफेस पे। तो इसी के लिए ऐसा गोल लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और यह सेम स्टोरी होगा, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि हर पॉइंट सिमेट्रिकल है और इसके ऊपर कांस्टेंट है। डॉट ds के साथ cos 0 होगा तो cos 0 1 होता है, तो ई ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपके पास देखो तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस दिस स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, और यहाँ पे ई डॉट डी ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल देखो, यहाँ पे ये किसका है, ये बड़ा वाला येलो कलर से एरिया का है डायरेक्शन, इस छोटे से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, और ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उनके बीच में एंगल 0, तो cos 0 1। तो यहाँ पे देखो, और सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है, एक बार ये यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में था डॉट, अब यहाँ पे देखो अब सिंपल स्केलर वैल्यूज बन गया, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आ गया, ई डी ए cos 0, ई डी ए cos 0 जैसे ही हुआ फिर उसका देख लो आ गया, cos 0 1 रखा गया, और ई तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिकल सरफेस है, वो बाहर आ गया, और बाहर आ गया तो डी ए का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ये छोटे छोटे स्फीयर के छोटे 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 एरिया को अगर आप ऐड करते हो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो सरफेस होता है, सरफेस कर्व सर्फेस एरिया, कर्व सरफेस क्यों बोल रहे, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो ये लिखा हमने। अब यहां से हमने इसको क्या किया, फिर इक्वेट किया गॉस लॉ के साथ, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से फ्लक्स पहले निकाल लिया, अब गॉस लॉ लगाया, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा के टर्म्स में दे रखा है तो ये देखो कैपिटल आर यहाँ रखोगे, सिग्मा टाइम्स ए रखोगे तो वहां पे एरिया किसका रखोगे, जहां पे जिस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और यहाँ पे आपके पास कैपिटल आर वाले स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो सिग्मा इनटू एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये देखो यहां से हमें आ गया फ्लक्स का वैल्यू गॉस लॉ के अनुसार ये, और इसको हम इक्वेट कैसे करेंगे, इसको किससे इक्वेट करेंगे, ये वाले को गॉस लॉ के अनुसार जो होता है, ये फ्लक्स ये वाला आ गया हमारे पास गॉस लॉ के अनुसार,
हमने इसको कैलकुलेट किया सिमेट्री के अनुसार, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होते हैं तो देखो फिर ये दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा के टर्म्स में आ रहा है। सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा आपके पास याद रखने है, सिग्मा यहाँ पे अगर आपके पास दिखने हैं तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, टोटल चार्ज कितना है सरफेस पे, क्यू है, और एरिया क्या है 4πr²। ठीक है, तो आप सिग्मा के टर्म्स में ही याद रखना, अगर क्यू के टर्म्स में याद रखना होगा तो ये बस लिख देना, सिग्मा की जगह ये रख देना। ठीक है, तो ये कैसे केसेस में हो रहा है, आर इज ग्रेटर देन, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, लेस देन, अगर मतलब अगर लेस देन था, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर, तो उस केस में कौन सा स्फीयर, जिस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस स्फीयर के बाद से बात करें। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि ई का जो वैल्यू होगा, देखो इन दोनों को इक्वेट किया है तो यहाँ पे मैं एक बार लिख के कर भी देता हूँ, 4πr² इज इक्वल टू क्या होगा, ये गॉस लॉ के अनुसार कैपिटल R²/ε0। तो देखो क्या क्या कट रहा है, 4π कट गया, स्मॉल आर नहीं कटेगा, कैपिटल आर ऐसे रह जाएगा, ई बच जाएगा। ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा R²/ε0r²। ठीक है, यही आ रहा है। तो अब ये देखो सिग्मा तो कांस्टेंट होगा, एक बार आप स्फीयर को कैसे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद हम उसको देखते रहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहा है। तो सिग्मा एक प्रकार से कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट। हम किसको वैरी कर रहे हैं, ये स्मॉल आर को सिर्फ वैरी कर रहे हैं, कभी अंदर जाके ले रहे हैं कभी, अब स्मॉल आर जो लिया है हम, इससे बड़ा वाला भी तो आपने यही कंडीशन लगा रखा है ना कि आर शुड बी ग्रेटर देन, स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो एक ऐसा भी तो ले सकते हैं, ये लो इससे बड़ा वाला बना दिया। यहाँ पे हम आर वेरी कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने आर वेरी किया तो उसके लिए आर, ये कैपिटल आर तो चेंज नहीं हुआ ना, सिग्मा इसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ नीचे में आर। तो ये कैसा आपको दिख रहा है, ये वाला फील्ड वाला क्वेश्चन आप कैसे, कहाँ पे देखे थे ये वाली चीजें, क्या आपने पॉइंट सोर्स के कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता था वो क्या होता था, KQ/R² होता था कि नहीं। Yes, sir. अगर मैं देखता हूं यहाँ पे इस चीज को देखता हूं तो सिग्मा ऊपर नीचे में इस बार अपने मन से 4π को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, सिग्मा इंटू 4πr² क्या हो जाएगा, Q, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, 4π से 4π से, इस इक्वेशन में तो इस वैल्यू में तो चेंज नहीं आएगा ई के, ये ऐसे कैंसिल आउट कर दो या रहने दो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 4, ये कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई ये कर देंगे, ऐसे लिखूंगा टाइम्स सिग्मा, यानी इसको ऐसे करूंगा तो ये क्यू बन जाएगा, ये टोटल क्यू बन जाएगा, और नीचे में क्या रह जाएगा, नीचे में भी 4π, ये 4π आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा तो 4π, तो यहाँ पे अगर ये देखो नीचे में 4π इधर आ जाएगा, मान लो इधर कर दिया मैंने, तो ये क्या बन रहा है 1/4π क्या बन रहा है k। तो सेम चीज ये वाला भी फॉर्मूला ऐसे आ रहा है क्या, सेम चीज आ रहा है क्या जो पॉइंट चार्ज के कारण था। यहाँ किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो मुझे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Sir, कर दो repeat. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, चलो यहां से आपको मालूम है ना, पॉइंट चार्ज के कारण
आर डिस्टेंस पे, आर किसी डिस्टेंस पे, किसी लाइन पे चलते हैं और आर डिस्टेंस दूर जाते हैं, तो वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। और हमने यहाँ से जो फॉर्मूला लेके आए हैं वो क्या लेके आए हैं, ई का किसी भी पॉइंट पे अगर मान लेते हैं ये ए पॉइंट पे निकालना है, तो हम बोलेंगे कि अगर इस सॉलिड जो स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है, उस कारण से कोई पॉइंट ए नहीं मानते, ए एरिया के लिए बार बार आ रहा है, तो मान लेते हैं इसको पॉइंट पी पे हमें निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि एक रेडियस लेंगे जो क्या सेंटर और इस पॉइंट पी को ज्वाइन करेगा, और इसके ऊपर एक ऐसे गॉसियन सरफेस बना लेंगे और सेम प्रोसीजर लगाएंगे और लास्ट में मुझे मालूम है ये आंसर आएगा। तो ये जो आंसर आएगा ई का वैल्यू वो क्या होगा, ई का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो सर, ये अगर आर हम ये इसमें जो लिए हैं इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, इस कारण से बढ़ा घटा रहे हैं, यानी मतलब इस पॉइंट से पी पॉइंट से हम क्यू पॉइंट पे भी निकालने का सोच सकते हैं कि चलो हम इस बार क्यू पॉइंट पे निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, ये रहेंगे, इसका रेडियस मान लेते हैं, ये पहले वाले का R1 था, इसका इस बार R2 हो जाएगा, बाकी सब तो उसके लिए सेम रहेगा ना, सिग्मा तो उसके लिए सेम रहेगा, कैपिटल आर तो उसके लिए सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट तो उसके लिए सेम रहेगा, यानी सिर्फ इसमें आर वेरी कर रहा है ना। अगर अलग अलग पॉइंट पे हम जाके फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस में सिर्फ हमारा आर वेरी कर रहा है, बाकी सब तो वही बना हुआ, कांस्टेंट बना हुआ है, राइट। तो यानी ई के ऊपर जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है और इसमें सिर्फ आर वेरी कर रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मान लो कि मैं आपको बोला हूं 5 रुपीज आपके पास है, या मैं आपको बोलूं कि आपके पास ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, तो मैं बोलूं आपके पास 5 रुपीज है, या कोई बोलेगा 10/2 रुपीज है, बात सेम है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे 4 पाई मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो सेम रहेगा कि नहीं? ई का वैल्यू वही सेम रहेगा ना जो पहले इस फॉर्मूले से निकला है, जस्ट मैंने ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं किया, तो कैंसिल कर देंगे तो वही आ जाएगा जो पहले था, लेकिन मैंने कैंसिल करने के लिए नहीं किया, इस बार मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करने जा रहा हूँ। इस 4 पाई को अगर मैं कर दूं सिग्मा 4 पाई, इधर ले आता हूं आर स्क्वायर, नीचे में करता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये देखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो सिग्मा को डिफाइन भी किया था क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू, नीचे में देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख रहे थे, क्या कहते हैं इसको, के ही तो कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे ये के बन गया और नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, याद रखना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बना है और नीचे बच गया आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्या यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं पॉइंट चार्ज वाले के साथ? Yes, sir. यानी हम एक बात समझेंगे कि ऐसा परसीव हो रहा है कि वो सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो चार्ज था उस पॉइंट सेंटर में जाके क्या हो गया, पूरा एकदम मिक्स हो गया। ऐसा है कि उसको क्या इक्विवेलेंट सिस्टम की तरह मानेंगे कि आप इसको ऐसे मानो या इसको ऐसे मानो, दोनों इक्विवेलेंट सिस्टम है, दोनों सेम बिहेव करते हैं, अनलेस किसके लिए, कब केस के लिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यही सॉलिड, ये जो देख रखा है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके लिए अगर मैं आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन क्या है, कैपिटल आर है, यानी इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा, तब ये सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसे बिहेव नहीं करेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो आप दोनों को सेम तरह समझ सकते हो कि वो दोनों बिहेव सेम वे में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने में ये हेल्प मिल जाएगा। अगर आर लेस देन कैपिटल आर होगा,
आर स्मॉल आर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेस देन कैपिटल आर होगा तो वहां पे फील्ड क्या होगी बताओ? अरे पीछे में करवाया अभी। बताओ तो सही बच्चों। अरे यहाँ पे हमने ये वाला केसेस करवाए हैं, तुम भूल जाते हो इतनी जल्दी। अरे ये वाला केसेस करवाए हैं, ये वाला, यहाँ पे ई जीरो नहीं आ रहा था। और यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अगर मैं आर डिस्टेंस कहाँ से ले जाऊं, कैपिटल आर से दूर ले जाऊं, कैपिटल आर से ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस दे रखा है, इससे ज्यादा ये अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो यानी ये पॉइंट कैसा होगा, आउटसाइड में लाई करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे है, यहाँ पे क्या है, आर ये वाला सिस्टम है फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ई क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आया ना? ठीक है, टाइम हो जाए तो बता देना मेरे को यार, टाइम पे ध्यान नहीं रहता, बहुत कोर्स कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, तो यहां से हमने एक चीज देख लिया, ये वाला केसेस हमारे पास आ गया था, अब इसको हमने निकाल लिया। तो देखो ये सेम चीज बन रहा है, जो कि हमारे पास इट बिहेव्स एज इफ ऑल द चार्जेस इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अगर हमारे पास r ग्रेटर देन स्मॉल r विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R होता है, यानी एनी पॉइंट आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, विच स्फीयर वेयर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द चार्जेस, अगर उस सॉलिड स्फीयर से अगर कोई पॉइंट जो आउटसाइड लाई करता है, उस पे जो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ऐसे कि मानो कि वो पूरी चार्ज जो सॉलिड पे जितना चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया है और वो पॉइंट चार्ज की तरह बन गया है। और फिर पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है किसी डिस्टेंस r दूर पे, वो ऐसे निकल के आ रही है। लेकिन अगर वही मैं इनसाइड पॉइंट के बारे में बात करूं तो वहां पे जीरो होगा। ठीक है, यहां तक आ गया। दूसरी बात, अब चलिए ग्राफ के बारे में देखते हैं। इसके बारे में ग्राफ कैसा होगा बताओ? आपको अभी मैंने जो किया था, आपको जो दिया था, वो कैसा होना चाहिए, कैसा ग्राफ होना चाहिए बताओ? ऐसा होना चाहिए क्या? आप क्या बोल रहे हो कि सर आर, मतलब आप यहां से स्टार्ट करोगे, आर पहले यहां से क्लोज लोगे, छोटे छोटे आर लोगे, छोटे छोटे आर लोगे, इस पॉइंट पे नहीं लेते, कहीं पे भी ले लेते, ये छोटा आर लोगे, फिर आप बड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, और एक टाइम होगा जब सरफेस पे आ जाओगे। तो सर ये जितने भी पॉइंट है इस पे क्या वैल्यू है इसका, अगर आर का मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं, यानी इस ग्राफ में ड्रॉ करने से आर का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मतलब आर इस तरफ बढ़ता है। तो इस जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं आर जीरो से, तो फील्ड क्या आ रही है, फील्ड क्या आ रही है, आर जीरो के पास और जितना भी इनसाइड द पॉइंट होगा उस पे फील्ड क्या आ रही है, बताओ तो सही। ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप बोलोगे आर जब लेस देन क्या है, कैपिटल स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यानी यहां इस एक वैल्यू कैपिटल आर मानते हैं, वहां तक क्या होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं, फील्ड की वैल्यू जीरो ही होगी ना। और आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी इस रीजन में कैसा होगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो कैसा आएगा, 1/r² का फॉर्मूला लगेगा, KQ/r² वाला फॉर्मूला लगेगा ई के लिए। तो ये आर के कैसे है, इनवर्सली स्क्वायर वाला फंक्शन है,
तो उसके लिए ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अरे समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले। नहीं आया तो चलो देखो एक सर एक ग्राफ। बार रिपीट करा दो। ठीक है देखो, ये देखो, ये जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे पहले मैं ग्राफ बनाया, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस सिस्टम को देख रहे हो, ठीक है, हमारे पास जो सिस्टम कौन सा है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, उसके ऊपर हमने चार्ज दिया, ठीक है, हमें मालूम है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर अपने सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग सब्सटेंस है, तो कंडक्टिंग सब्सटेंस में सरफेस पे ही लाई करेगा। हमने इसके बेसिस पे फॉर्मूलाज भी डिराइव किए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। तो हमने इसको दो कैटेगरीज में बांट रखा है, एक जो पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर हो, ये जो सॉलिड स्फीयर, जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वाला अंदर वाला पॉइंट उसका कुछ सर्टेन आर होगा, उसके आर का कोई सर्टेन वैल्यू होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है ई वर्सेस आर के बीच में, तो मुझे एक छोटा सा पहले आर लूंगा। जब छोटा सा आर लिया, यानी मान लेते हैं आर का एक छोटा सा वैल्यू, यानी यहाँ पे लिया, ये वाले वैल्यू पे चेक की, तो ये वाली वैल्यू पे चेक की, तो यहाँ पे क्या आएगी फील्ड, बताओ यहाँ पे फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी इस पॉइंट पे, बताओ तो बेटा। क्या आएगी बताओ। सचिन बेटा तुम बताओ। हो वहां सचिन बेटा। सर 0। जीरो आएगी, अभी तक यही मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, जीरो आएगी। तो यानी यहाँ पे हर आर पे देखोगे, यहाँ पे आर, तो यहाँ पे ई का वैल्यू करोगे जीरो, तो यानी इसी पे लाई कर जाएगा। देखो ई का वैल्यू अगर 1 होता, सपोज करो, तो आप ये वाला लेते ना, ई इज इक्वल टू 1, तो आप बोलते देखो 1 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होता ग्राफ का, जो आर डिस्टेंस दूरी भी बता रहा है और ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1 बता रहा है। लेकिन अगर ई इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, इसी पे आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन क्या दिखा रही है, ये एक तो आर का डिस्टेंस भी बताती है और ई इज इक्वल टू 0 भी बता रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अगर आपके पास आर का यहां से जाते हो, यहां भी जाते हो, यहां भी जाते हो, जब तक ले वो आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर है, तो वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ऐसे के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला। अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो ग्राफ में। आप y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, आप ऐसे ड्रॉ करते हो कि नहीं, एक्स एक्सिस ये हुआ, ये y एक्सिस हुआ, y इज इक्वल टू 1 सर, तो ये रहा ग्राफ। इसको रुको मैं मिटा देता हूँ। ये रहा ग्राफ ना, ये 1, यानी x का कोई भी वैल्यू पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। x का कोई भी वैल्यू पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं ये वो देखो 1 है, अच्छा ठीक है, ये अगर मैं बोलूं 0, y इज इक्वल टू 0, तो कैसा ड्रॉ करोगे, ये वाला आएगा। क्यों, क्योंकि सर बोलोगे x के किसी भी वैल्यू पे y का वैल्यू 0, x के किसी भी वैल्यू पे y का वैल्यू 0। तो आप बोल रहे हो r के किसी भी वैल्यू लेस देन कैपिटल R में e का वैल्यू हमेशा 0 होगा। e वर्सेस r का ग्राफ ये वाला ऐसा रहेगा कि नहीं, यहाँ पे ये वाला। और जैसे ही r ग्रेटर देन ये, दिस इज इक्वल टू दिस वन, r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो बताओ क्या हो रहा होगा, तो भी 0। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला था, आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, तो याद है क्यूब वाला केस में, क्यूब वाले केस में इसके कॉर्नर पे दे दिया था क्वेश्चन पे,
तो आपने बोला था गॉसियन सरफेस पे देखो सर, ये तो अगर आप क्यू को एक गॉसियन सरफेस मानते हो तो मान सकते हो सर क्लोज सरफेस है, ये मानता हूं, लेकिन सरफेस के ऊपर चार्ज है। उस केस में गॉसियन लॉ को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब गॉस लॉ लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्यू इनक्लोज बनाना पड़ेगा सर। तो हम ऐसे ऐसे स्फीयर्स लाके जोड़ देते थे ताकि वो उसके सेंटर पे चला जाए। तो यहां पे सेम चीज यहां पे भी रहेगा, ठीक है। आर तक, कैपिटल आर तक आपके पास यहां तक सेफ रहेगा। जैसे ही आप आर के ऊपर जाते हो, जैसे ही यहाँ पे जाते हो, यहां से जैसे ही जाए तो आपके पास गॉसियन सरफेस के अंदर सारे क्यू आ जाएंगे, ये सारे क्यू आ जाएंगे। अभी तक आपके सरफेस के अंदर कोई क्यू नहीं आ रहा है, कोई क्यू नहीं आ रहा है, कोई क्यू नहीं आ रहा है। जैसे ही आप आगे गए क्यू आ जाएगा। तो क्यू आ जाएगा तो फील्ड का वैल्यू हमें उसके देखा था, कैलकुलेट करके आ रहा था। तो किसी भी पॉइंट पी जो आउटसाइड लाई कर रहा है उसके लिए फील्ड का वैल्यू क्या देखा था अभी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो यानी जैसे जैसे हम आर जाएंगे, यानी इससे देखो, जैसे जैसे हम आर, अगर आर अप्रोच करेगा इंफिनाइट की तरफ तो ई अप्रोच किधर करेगा, ई किधर अप्रोच करेगा, ई अप्रोचेस टू जीरो होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यानी ये देखो, यही तो ग्राफ है, यही तो इसका ग्राफ जो होता है, ये देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा ये वाला, ये तो यहाँ पे E इज इक्वल टू इस पॉइंट पे है, आर पे है, सिर्फ आर पे आ रहा है। ये आर मतलब ये तो आपके पास इस पॉइंट पे बता रहा है, आपको तो आर मतलब ये वाला आर ले रहा है ना, किसी भी जनरल, ये तो आर इज इक्वल टू आर एक वैल्यू हो गया जो कि सरफेस पे लाई कर रहा है वो पॉइंट। अगर आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर हो गया तो आर इज ग्रेटर देन आर हो गया, मतलब आउटसाइड द पॉइंट। और ये अगर हो गया तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इनसाइड वाला पॉइंट। ठीक है। तो अगर आपने बाहर जैसे ही गया, यानी आपका आर स्मॉल आर जो कैपिटल आर से बड़ा हुआ, तो सरफेस वो आपके पास जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उसके बाहर वाले पॉइंट पे, तो वहां पे हमने जो कैलकुलेट किया था फील्ड इंटेंसिटी, वो किया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। अरे 1/r का ग्राफ कैसा ड्रॉ करते हो, r वर्सेस 1/r का ग्राफ ड्रॉ करो, अगर y इज इक्वल टू 1/r आपके पास दे रखा है तो ऐसा ड्रॉ करते हो कि नहीं, ये ड्रॉ करते हो कि नहीं बताओ। यस सर। तो ये ड्रॉ करते हो, और सेम चीज में आर स्क्वायर में पता है क्या होता है, बस ये उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आर का निगेटिव ही वैल्यू होगा तब भी ये वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव ही देगा। आर का अगर निगेटिव वैल्यू होता है, आर का अगर निगेटिव वैल्यू जाते तब भी ये वैल्यू जो देगा ई का, यानी वाई का जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और ये देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो बस इसमें यही चेंज आता है, ये बिल्कुल इसको 1/r की तरह ही दिखता है। अब लेकिन देखो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा और सिर्फ इसको रखना पड़ेगा। समझ में आया। तो आपके लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये रहा और ग्रीन कलर में जो दिख रहा है। समझ में आया ये चीज। यस सर। ठीक है, अगर समझ में आया तो चलो जल्दी से फिर हम दूसरे इस क्वेश्चंस को कीजिए। आप टाइम हो गया क्या, टाइम बाकी। देखो मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, बात मानता हूँ। आप यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं भी बोलते तो आपने बस वर्ड मेटल बोल दिया है, तो उससे मेरे को बहुत चीज समझ में आ जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, कौन सा स्फीयर, ये हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इस स्फीयर के कारण एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, वो क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताओ, आंसर करो, कोशिश करो सब आंसर करने का, ए बी सी डी सब करो, जिसको जो मन करे करो, क्योंकि आप जब तक के लिए करोगे नहीं तब तक के लिए गलती करोगे नहीं तो संभलोगे कैसे। देखो हेमंत ने आंसर किया है ए। बी प्रिया ने जवाब आंसर किया, और भी करो लोग। चलो अब मैं जिनसे नहीं हो रहा है मैं उनको हिंट भी दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो, हमने ग्राफ कैसा देखा है ई वर्सेस आर का, अरे यार ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा देखा, सर आपने बताया था ई वर्सेस आर का कि ये देखो, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ये आर ओपन रहेगा और यहाँ से जाके ऐसा हो रहा था, ठीक है, और ये क्या है, आर है, और इधर क्या है, वाई एक्सिस पे ई है, ठीक है। तो अब आपने जो ग्राफ बनाया था, आप जो पहला ऑप्शन देखते हैं, जीरो एस आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी जीरो, ठीक है, ई जो आपका आ रहा है जीरो आ रहा है, एज आर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, कब तक, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इसके अंदर तक, इसके अंदर तक ही हम इंक्रीज करते जा रहे हैं आर की वैल्यूज को, तो वहां पे जो हो रहा है जीरो आ रहा है। इंक्रीजेज एज आर, अगर मैं इंक्रीज करता है, कौन इंक्रीज करता है, ई, एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्या ये आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, अगर मैं जो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी इस केस में यहां वाले सीन के बारे में बात करूं, तो क्या आपको ई इसको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है क्या, क्या ई इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, क्या ई इंक्रीज हो रहा है एज एज मैं आर को इंक्रीज करते जा रहा हूं, इधर जाते जा रहा हूं राइट साइड में, तो क्या ई इंक्रीज हो रहा है क्या, नो सर। तो यानी ये ऑप्शन गलत है। चलो ये दूसरा बोलते हैं, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इसके लिए बोल रहे हैं डिक्रीजेज, सर इसमें डिक्रीज तो है ही नहीं, कांस्टेंट बना हुआ है जीरो, तो ये दो केसेस को तो हम सुनेंगे ही नहीं। तीसरा चौथा बोलता है जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर लेस देन कैपिटल आर, यानी अगर आर को हम जैसे से इंक्रीज करते जाते हैं, वैल्यू को जैसे से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कब तक, लेस देन कैपिटल आर, तो इस केस में जीरो है, कौन, ई, ठीक है सर दिख रहा है, लेकिन डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, हाँ सर देखो आर को ऐसे यहां से अगर हम मानते हैं इस रीजन में, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी इस वाले रीजन में, ये इन्फिनाइट तक चला जाता होगा, तो इस रीजन में अगर मैं जैसे जैसे आर की मतलब राइटवर्ड मूव कर रहा हूँ, आर को, स्मॉल आर को बढ़ाए जा रहा हूँ, हाँ सर ई देखिए सर छोटा होते जा रहा है, ई देखिए सर, इस पॉइंट पे अगर मैं आर देखूंगा तो ये देखिए सर ई आएगा, ये इस पॉइंट में जैसे ही आर को इंक्रीज किया सर तो ये देखिए ई आ रहा है, ये इस पॉइंट पे जैसे 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 इंक्रीज करते जाऊंगा, यार लाल कलर का, ठीक है,
तो जैसे से मैं आर को इंक्रीज कर रहा हूँ सर, जैसे से मैं यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे आर आ गया, तो ये ई का वैल्यू क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग में जो ई का वैल्यू आ रहा है सर, वो खत्म होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया? Yes. Yes, तो sir. आंसर क्या होगा आपके पास? अरे आंसर तो बता दो यार, अब तो बोल दो, D. इतना शर्माते हो। डी बोलो, D. आराम से बोलो, डी। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं और आसानी से। इतना हेजिटेट मत किया करो, इतना सोचा मत करो इंटरैक्ट करने में, बोल दिया करो। क्या होगा, ज्यादा गलत होगा। ठीक है, लेकिन क्या सही करने के लिए बैठे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही वाली बात हुआ, आर जो है इस बार जो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है, दिख रहा है हमें। तो इस केस में हमारे पास जो फील्ड आता है वो 0 आता है, और इसके आप दूसरे वाले साइड में आता है वो पॉइंट चार्ज की तरह लगता है। वो लगता है कि स्फीयर के जो सेंटर है उस पर पूरा चार्ज कंसंट्रेट हो गया है और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, तो हमारे पास आंसर आ गया डी। ठीक है, अब ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाऊं क्या? टाइम हो गया ना यार, मेरे को 8:30 वाला स्लॉट सही रहता है, वहां पे मैं आपको टाइम भी ले सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहीं पे एंड करता हूँ। ये इसके आगे वाला क्वेश्चंस मैं आपको कल नेक्स्ट टाइम में करवाऊंगा। ठीक है।